नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। सबसे पहले बात मोदी कैबिनेट विस्तार की। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इस मुहूर्त में जिसमें किए गए सभी काम ज्योतिषीय गणना के मुताबिक अनुसार पूरी तरह सफल होते हैं और इस योग का नाम है सर्वार्थ सिद्धि योग। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश से। लगे हाथों आपको बता दें कि 2022 यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और फिर 5 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है। 7 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको प्रमोट किया गया है। अगर बात करें मोदी कैबिनेट विस्तार में तो नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार समेत 15 ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 7 महिलाएं। तो सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार और महिलाओं की मौजूदगी की दृष्टि से महत्वपूर्ण उनको प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मिला। तो कहीं खुशी कहीं गम। इस कैबिनेट विस्तार से पहले 12 मंत्रियों की छुट्टी हो गई, या आप ये कह लीजिए कि उनसे कहा गया कि आप अपने पेपर्स यानी इस्तीफे के पत्र सामने रख दीजिए, जबकि 7 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। 43 नेताओं में से 36 नए चेहरे, न्यू फेसेस हैं। जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनके नाम देख लीजिए। चौंकाने वाला नाम पहला और दूसरा, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर। थावरचंद गहलोत आप कह सकते हैं कि यहां से हटे तो एक बड़े संवैधानिक पद, गवर्नर कर्नाटक, वहां पहुंचे। रमेश पोखरियाल निशंक भाग्यशाली कतई नहीं रहे, पहले मुख्यमंत्री पद से हटे और फिर अब ये दूसरा मौका है जब मंत्री पद से भी हटे। हर्षवर्धन जी के साथ भी यही कहानी, वो भी भाग्यशाली नहीं रहे, कोविड-2 की लहर खामियाजा भुगतना पड़ा। सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार श्रम मंत्रालय में बेहतर प्रदर्शन न करने की गाज ऐसा माना जा रहा है गिरी। बाबुल सुप्रियो और देबोश्री चौधरी जो हैं, इनको बंगाल के नतीजे अनुकूल न होने का नतीजा भुगतना पड़ा। और जो मंत्री हैं उनमें संजय धोत्रे हैं, रतनलाल कटारिया हैं और प्रताप चंद्र सारंगी। तो ये वो मंत्री हैं जिनको जाना पड़ा है, लेकिन पहले 2 नाम प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, ये नाम काफी चौंकाने वाले माने गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की झलक दिखाई दी है। बीजेपी ने ओबीसी और दलित पर फोकस किया है। विस्तार की बात अगर हम करें तो यूपी से सबसे ज्यादा 7 नेता इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें अपना दल की मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को फिर जगह मिली है। वे अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और प्रधानमंत्री मोदी की पहली जो उनकी सरकार थी 2014 से लेकर 2019 के बीच की, उसमें राज्य मंत्री भी कैबिनेट में रह चुकी हैं। बात करें बीएल वर्मा की तो वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और संगठन के माहिर माने जाते हैं। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसके बाद उन्हें प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। एसपी सिंह बघेल की तरफ अगर हम आएं तो वो 2019 में चौथी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं और एक बार राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं। पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी से होते हुए, पर्यटन करते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं। पिछड़ा वर्ग का एक और चेहरा, बड़ा चेहरा, 6 बार से सांसद पंकज चौधरी ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश से बड़े चेहरों में भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर और अजय कुमार मिश्रा भी शामिल हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। ऐसे में इस विस्तार से अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक तो सर दिखी जाती है, और क्यों नहीं दिखेगी। ये वो राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, बजरिए लखनऊ दिल्ली पहुंचा जा सकता है। तो बीजेपी ने विस्तार और बदलाव में सोशल इंजीनियरिंग का पैरामीटर
सेट करने की भी कोशिश की है। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वोट पर ध्यान दिया गया है। तो ये वो इक्वेशन है जो हमने कोशिश की है आपको समझाने की, खासतौर से क्यों उत्तर प्रदेश 7 मंत्रियों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश के उस युवा चेहरे की। हालांकि अब वो ये कहते हैं कि आप मुझे 50 पार करने के बाद भी क्या युवा कहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन युवा वो हैं। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को मंत्री पद कब मिलता है। सिंधिया साहब और उनके समर्थकों को भी इंतजार रहा ही होगा, स्वाभाविक है। और बीजेपी, सवाल यही पूछा जाता था कि बीजेपी कब उन्हें मंत्री बनाने जा रही है। बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो तो विश्लेषक सिंधिया को मंत्री बनाने के अलग मायने भी निकाल रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट में सिंधिया, कद बढ़ा तो जोश भी बढ़ेगा, चुनाव में बड़ा रोल भी होगा। सिंधिया का दम, बीजेपी का परचम। ये खुशी केंद्रीय कैबिनेट में एमपी को जगह मिलने की है। ये खुशी सिंधिया को एक बार फिर से मंत्री बनता देखने की है। ये खुशी युवा उम्मीद को तरजीह देने की भी है। सिंधिया का इंतजार खत्म हुआ। वो केंद्र में उस ओहदे पर पहुंच गए जिसकी पिछले दिनों खूब अटकलें लगी। सिंधिया के कदम कभी दिल्ली तो कभी भोपाल में कदम ताल करते दिखे और आखिर वो केंद्रीय मंत्रालय पहुंच ही गए। और निश्चित रूप से सिंधिया जी उस जिम्मेदारी को न केवल बाखूबी निभाएंगे, बल्कि जो उनके काम का जज्बा है, जिस प्रकार से वो जमीन से जुड़कर काम करते हैं, वो जमीन से जुड़कर काम करने में पार्टी के लिए भी एक शक्ति मिलेगी और युवाओं में भी बहुत जोश में देख रहा हूँ कि चारों तरफ जोश है। शो अवसर है कि माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भी केंद्र में हमारे मंत्री हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी एक टीम बन करके इस प्रदेश के विकास का जो चौराहा है, विकास दिखेगा, आम लोगों को उसका फायदा मिलेगा। हालांकि सिंधिया को लेकर सियासत में सबकी सोच एक जैसी नहीं है। बीजेपी में उनके बढ़ते कद से खुशी है तो कांग्रेस में कुछ और ही माहौल है और इस माहौल पर तंज कसने में बीजेपी भी हाजिर जवाब है। पारिवारिक परंपराएं हैं, निभाते रहे, झांसी की रानी से लेकर कमलनाथ तक। उससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं। अब आप कितने भी दौरे कर लो, भाजपा का सर्वनाश तो होना तय हो गया है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बरनौल भिजवाऊंगा मैं उनके पास, उससे ही उनका ट्वीट ठीक हो पाएगा। आप ये जलन है मित्र। जानकारों की माने तो सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की चुनावी रणनीति है। एक तो सिंधिया जहां जाते हैं वहां भीड़ जुट जाती है, यानी वो मास लीडर के साथ अच्छे वक्ता भी हैं। दूसरा, युवाओं के बीच सिंधिया की लोकप्रियता ज्यादा है। तीसरा, सिंधिया ग्वालियर चंबल की राजनीति के साथ मध्य प्रदेश से सटे यूपी और राजस्थान के कई इलाकों पर भी असर रखते हैं। वैसे भी जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया था, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में आगे सिंधिया की भूमिका क्या होने वाली है और केंद्रीय नेतृत्व ने कितने दूर की सोची है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब बात अदाकारी के आजम दिलीप कुमार की। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग, बल्कि ये शब्द भी उनकी योग्यता और उनकी प्रतिभा को थोड़ा एक दायरे में महदूद करता है। दिलीप कुमार नाम है एक एक्टिंग के स्कूल का, एक ऐसा स्कूल जिससे अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार या कौन मुतासिर नहीं हुआ। आज भी नई जनरेशन ये मानती है कि दिलीप कुमार एक मुकम्मल एक्टिंग स्कूल है। 98 साल की एक भरी और पूरी उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जाना बहुत चुभा। जुहू के कब्रिस्तान में इस नामचीन अभिनेता को सुपुर्द खाक किया गया। अक्सर जब कोई बड़ी हस्ती दुनिया से रुखसत होती है तो कहते हैं कि एक युग चला गया। दिलीप साहब भी एक युग ही थे। इतना ही नहीं, वो हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भी काफ़ी पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से उनका गहरा नाता था और जब आज़ादी के पहले उनका रिश्ता पाकिस्तान से ही रहा,
जो हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम नहीं हुआ था। और जब भी वो नज़र आते थे, जब भी वो पाकिस्तान का दौरा करते थे, तो लोग सारे कामकाज छोड़कर टेलीविज़न के सामने बैठ जाते थे कि उन्हें अपने प्रिय कलाकार को देखना है। दोनों मुल्कों के बीच बंटवारे की लकीर खिंच गई, लेकिन पेशावर न तो अपने फर्जंद दिलीप साहब को भूला और न दिलीप साहब अपने उस पेशावर को भूल सके जो उनकी रग रग में धड़कता था। आज आपको बताएंगे दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ बातें, लेकिन पहले ये बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दिलीप कुमार की कौन सी दरिया दिली याद आ गई। और दिलीप कुमार को याद करते हुए इमरान ने ट्वीट किया कि मैं दिलीप कुमार के निधन से दुखी हूँ, मैं उनकी उस दरिया दिली को कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट शुरू होने के समय फंड जुटाने के लिए हमें समय दिया था, ये सबसे मुश्किल समय होता है। शुरू का 10% फंड जुटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान लंदन में उन्होंने अपनी मौजूदगी में बहुत सी रकम जुटाने में मदद की। इमरान खान जिस शौकत खान ट्रस्ट के लिए फ़ंड जुटा रहे थे, वो दरअसल एक ऐसा ट्रस्ट है जो उनके लिए बहुत जज्बाती तौर पर उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि शौकत खान नाम है इमरान खान की माता जी का, और कैंसर से शायद उनकी डेथ हुई थी और उन्हीं के नाम पर इस ट्रस्ट को उन्होंने गठित किया और ज़रूरतमंदों के उपचार के लिए ये सामने आया। ये तो रही दिलीप साहब की दरिया दिली की बातचीत, उसका एक किस्सा। पाकिस्तान से ही जुड़े कुछ किस्से हम आपको बता देते हैं। दिलीप कुमार संवाद अदायगी के बादशाह थे। उनके कई डायलॉग्स बेहद मशहूर रहे। फिल्मों के ये डायलॉग हिंदी या उर्दू में, लेकिन दिलीप कुमार खुद अपनी मातृभाषा हिंदी को बोलना ही ज़्यादा पसंद करते थे। वो हर वक्त ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे जो हिंदी में बात कर सके, हिंदकों में बात कर सके। दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। पाकिस्तान के इस इलाके में पश्तो भाषा बोली जाती है। वास्तव में पहले पश्तो इस इलाके के गांव और कुछ समुदायों की भाषा थी। हाँ, और जो शहर की भाषा है वो हिंदको कही जाती है। तो हिंदको वो ज़ुबान है जिसको वो पश्तो, या आप कह लीजिए कि शहरों की भाषा जो पश्तो है वो हिंदको कही जाती है। दिलीप कुमार का परिवार यही भाषा बोलता था। पश्तको और हिंदको भाषा में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पश्तो इंडियन ईरानियन वर्ग की ज़ुबान मानी जाती है, जबकि हिंदको को इंडो आर्यन की ज़ुबान कहा जाता है। अब इसको जिस भी नज़रिए से आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन हिंदको इंडो आर्यन की भाषा मानी जाती है और उससे बहुत लगाव रहा है दिलीप साहब का, यूसुफ खान साहब का। आमतौर पर 8 जुलाई को मानसून देश में छा जाता है, लेकिन 7 जुलाई बीत गई, मानसून पूरी तरह नहीं आया। सवाल ये है कि आखिर मेघ कहाँ भटक गए हैं, कहाँ गए हैं मेघदूतम, बताइए ना हमको जी। भटक गया हूं मैं आषाढ़ का पहला बादल, किसी शाप से शप्त हुआ, दिग्भ्रमित हुआ हूं, घुमड़ रहा हूं, घूम रहा हूं, कालिदास मैं भटक रहा हूं। कवि श्रीकांत वर्मा की कविता से प्रेरित ये पंक्तियां मानसून के बादल पर सटीक बैठती हैं। मध्य प्रदेश में मेघ भटक गए हैं, ये बरसने के लिए घूम तो रहे हैं, लेकिन बरसना भूल गए हैं। खेत, खलिहान, मैदान, जंगल, इंसान सब आसमान को निहार रहे हैं, इन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन जाने क्यों बादल कुछ भूल गए हैं। 37.7 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान जो कल पहुंचा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो सूर्य की स्थिति ठीक सीधा हमारे ऊपर पड़ रही है, दूसरी साथ ही साथ जो है मौसम की कोई गतिविधि अभी हो नहीं रही है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही है, और तीसरी जो चीज़ है बादल नहीं होने के कारण ये इसका सीधा असर जो है पड़ रहा है। मानसून की बेरुखी को देख लोग बारिश में देवता इंद्र को मनाने भी लग गए हैं। नेपा नगर की ये तस्वीर भी यही बयान कर रही है।
स्थानीय विधायक सुमित्रा कासडेकर ने भी आदिवासी महिलाओं के साथ इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की है। स्थानीय विधायक सुमित्रा कासडेकर ने भी आदिवासी महिलाओं के साथ इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की। आदिवासी परंपरा के तहत गीत गाए और तो और सिर पर मटकी रखकर घर घर जाकर पानी भी मांगा। घड़े के इस जल से पहले देवी देवताओं को स्नान कराया गया, फिर एक दूसरे के सिर पर घड़े से पानी डाला। माना जाता है कि इससे बारिश की बाधा दूर हो जाती है। और हमारे जो आदिवासी समाज है ये सर पे घड़ा लेकर और ये एक डेडरा माता के नाम से इंद्र भगवान को हम मनाते हैं और सर पे घड़ा लेकर जाकर भगवान को पहले नहलाते हैं और एक दूसरे के आंग में पानी डालते हैं ताकि हमारे जो किसान भाई है जो भी परेशान है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और इसलिए परेशान है, तो हमें ये इंद्र भगवान को मना रहे हैं। हर साल बारिश के लिए टोटके देखने को मिल जाते हैं। इस बार भी अच्छी बारिश के लिए कई अलग तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। जून में कई जगह अच्छी बारिश हुई है, लेकिन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते के बीच एक बूंद भी नहीं गिरी है। उमस से हाल बेहाल है। जुलाई में तापमान के रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। आमतौर पर 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश में छा जाता है, लेकिन इस बार इसमें ज्यादा समय लगता दिख रहा है। आसमान में घुमड़ते इन बादलों को देखकर लगता है कि शायद ये कह रहे हैं कि मैं भटक गया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता कैंप में रह रही दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी बीमार हो गई है। डॉक्टर्स की टीम उसकी देखभाल कर रही है। कहा जाता है कि वत्सला की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन जन्म से संबंधित उसका कोई दस्तावेज नहीं है। इस कारण उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया है। विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी, 100 साल से भी ज्यादा उम्र, शरीर छोड़ रहा वत्सला का साथ, बीमार हो गई पन्ना की शान। बढ़ती उम्र के साथ करीब 100 साल तक अपना वात्सल्य बरसाने वाली वत्सला के कदम डगमगाने लगे हैं। आंखों की रोशनी ने भी साथ देना बंद कर दिया है। ढलती उम्र के साथ शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन वत्सला आज भी पन्ना टाइगर रिजर्व में अपना स्नेह और प्यार बरसा रही है। वत्सला पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज हथिनी है। अधिकारी कहते हैं कि उम्र के लिहाज से शरीर कमजोर होने लगा है। कभी कभी खाना पीना भी छोड़ देती है, लेकिन डॉक्टर समय समय पर इलाज और देखरेख कर रहे हैं ताकि वत्सला ज्यादा समय तक हमारे बीच रहे। अब 100 साल से ऊपर की उम्र होने की वजह से कई सारी बीमारियां भी जो हैं वो वत्सला को हैं, तो लेकिन अभी भी वो ठीक कर रही है और हम तो दुआ करेंगे कि वो अधिक से अधिक उम्र की रहे। दिखाई भी उसको थोड़ा कम देता है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती उम्र के साथ की हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब हैं समय समय पर उसका इलाज करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से यदि कोई बीमारी होती है तो समय पर उसका इलाज हो जाता है। वन विभाग के मुताबिक वत्सला की उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। संभवतः वो दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी है, लेकिन कोई दस्तावेज न होने के चलते उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। वत्सला को कभी केरल से लाया गया था, लेकिन केरल सरकार के पास भी उससे जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है। वत्सला वाकई सबसे बूढ़ी हथिनी हम लोग कह सकते हैं। हमारे अनुसार उसकी उम्र 100 साल से वो अधिक है, परंतु हमारे पास में पुराने कोई ऐसे कागज ना होने के कारण हम यह रिकॉर्ड के लिए सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। सन 70 के दशक में ये केरल से मध्य प्रदेश लाई गई थी और केरल में पुराने रिकॉर्ड ना मिलने के कारण हम लोग इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड के लिए नहीं भेज पाए। कभी भी वो वक्त आ सकता है जब वत्सला हमारे बीच न रहे। अफसोस वन विभाग को भी रहेगा कि कागज के चंद टुकड़ों की वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन वत्सला इस कागजी नाम से परे है। वो प्रेम और स्नेह की पहचान रही है। हिनौता कैंप में मौजूद हर हाथी पर उसने वात्सल्य बरसाया है। उम्र दराज होने के चलते दादी नानी की तरह उसने सभी हाथियों के बच्चों की देखभाल की। भले ही अब शरीर साथ न दे रहा है, लेकिन उसके स्नेह और प्रेम में अब भी कोई कमी नहीं है और उसकी ये पहचान उसके जाने के बाद भी रहेगी।
जो किसी दस्तावेज की मोहताज नहीं है। शिवेंद्र शुक्ला, बंसल न्यूज, पन्ना। लौटेगा मानसून, उम्मीद पे दुनिया कायम है और जल्दी फिर झमाझम शुरू होगी। अब एक अलहदा मिजाज की खबर। भारत के किसी भी बड़े शहर में प्राइवेट जेट्स की उतनी भीड़ नहीं लगती है जितनी अमेरिका के इदाहो कस्बे में इन दिनों देखने को मिल रही है। और हम इस ग्रामीण कस्बे की बात कर रहे हैं जहां की आबादी, यानी इस ग्रामीण कस्बे की आबादी 1500 के करीब है। दरअसल यहाँ के साउथोथ नेशनल पार्क में प्राइवेट रिसॉर्ट सन वैली में सोमवार से दुनिया भर के अरबपतियों की सालाना कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इसे बिलियनियर समर कैंप भी कहा जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिल्म, खेल और दूसरे बिजनेस से जुड़े हुए दिग्गज जुटते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि गांव में होने वाले इस समर कैंप में कौन कौन पहुंच चुका है। वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, अमेजॉन के नए सीईओ एंडी जैसी, एप्पल के टिम कुक, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, डिस्कवरी के सीईओ डेविड जैस्लब, 20th सेंचुरी फॉक्स नामचीन फिल्म कंपनी, एंटरटेनमेंट कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट उसके जॉन नैलन, यूएन की पूर्व एम्बेसडर निकी हैली और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, क्या बात है सर, यहाँ पहुँच चुके हैं। अगले 5 दिनों तक ये खरबपति गण यहीं रुकेंगे, अपने अपने प्राइवेट प्लेन्स के साथ, जेट्स के साथ यहाँ आए हैं, यहीं रुकेंगे और बिजनेस रणनीति बनाएंगे। खास बात यह है कि इस दौरान मीडिया या किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर, प्रवेश पर रोक है। साथ ही इन सभी मेहमानों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। वाह, तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे कल इसी मंच पर, इसी मौके पर, इसी जगह। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।